सिंध असम्बली ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि वफाकी हुकूमत को अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे आजिज़ ज़वाली इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, आज सिंध असम्बली के इजलास में गैस के मसले पे एक बहुत बड़ी बहस हुई और इस बहस के बाद एक करारदाद भी मंजूर हुई जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस की लाइनों का उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन मेंबरान ने वफाकी हुकूमत से बड़े गिले शिकवे शिकायत तनकीदें की। इवन वज़ीर आज़म पे भी तनकीद हुई। इस वक्त हमारे साथ रुकन असम्बली और सिंध हुकूमत की तर्जमान सादिया जावेद मौजूद हैं। आज मुझे लग रहा है वफाक पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी असम्बली में, क्या वजह है? देखिए, गैस नेचुरल गैस जो है, एक तो सबसे पहली बात ये कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई सूबा गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सूबा सिंध है। वहाँ के लोगों को तकलीफ़ आ रही है और घरों में गैस नहीं है। आप सबको पता है कि सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल जाना होता है तो गैस नहीं है। रात को भाई बाप बेटा शौहर काम से वापस आता है तो खाना पकाने के लिए गैस मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों के हिस्से के मुताबिक उनको गैस दे। मुख्तलिफ़ औकात पे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखे हैं और इसको कंप्लेन किया है। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि CCI का इजलास बुलाया जाए, जो कि हर 3 महीने में कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है कि आपको बुलाना है। 9-10 महीने हो गए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने CCI का इजलास नहीं बुलाया। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे गैस का मसला हो, CCI में ये मामलात उठाए। CCI बनाई इसीलिए गई है कि वहाँ ऐसे मामलात पे बातचीत हो सके। सुना आपने सादिया जावेद को, रुकने सिंध असम्बली जो तर्जमान सिंध हुकूमत भी हैं, कह रही हैं कि वज़ीर आज़म को अपनी रविश तब्दील करनी पड़ेगी, वफाकी हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। यही अरकान का कहना था। ऐवान के अंदर भी आज वफाकी हुकूमत पे बहुत सारे तनकीदी जुमले भी इस्तेमाल हुए। एक MPA ने तो इस हद तक भी कह दिया कि वज़ीर आज़म को लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो ये सूरत हाल रही। आपने सुना तर्जमान सिंध हुकूमत को। गैस के मसले पे बड़े तपे हुए हैं सिंध के अरकान असम्बली। सूबा सिंध में गैस नहीं मिल रही, इस वजह से एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी हो गई है। जी, सिंध में बढ़ती गैस लोड शेडिंग पर PP रुकन असम्बली हीर सोह ने तहरीक अल्तवा पेश कर दी। कहती हैं अपनी गैस होने के बावजूद सिंध के लोग परेशान हैं। लोगों के घरों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और जैसे कि आज मुख्तलिफ एजेंडों पर जो वो तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल किए गए, तो वहीं रुकन सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी की रहनुमा और इस तर्जुमान सिंध हीर सोहा की जानिब से जो है वो आज तहरीक अल्तवा पेश की जा रही है। सिंध में बढ़ती हुई गैस की लोड शेडिंग, तो मसाइल तो कम नहीं हो रहे। बताएँ, काफ़ी सारे नोट्स आप लेकर आएंगे, क्या लगता है आज? यकीन उम्मीद है कि गैस की लोड शेडिंग पे डिस्कशन होगी, क्योंकि आप इंटरव्यू करें, यहाँ पे एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, तो फेस सबसे ज़्यादा औरत करती है, खासतौर पे जब घर में गैस नहीं होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज उम्मीद है, लेकिन शायद मुझे पता चला कि अपोजिशन किसी ने कहा कि अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो मैंने कहा अगर आपने आज अगर कोरम की निशानदी की तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपोजिशन के खिलाफ कर लूँगी, क्योंकि ये इशू मेरा आपका नहीं है, ये पूरे सिंध के लोगों का। आप इंडस्ट्री को तो गैस दे नहीं रहे हो, लेकिन आप घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं दे रहे हो। टाइमिंग कर दी है, टाइमिंग में भी गैस नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बड़ा इशू है। जो सबसे ज़्यादा गैस देने वाला सूबा और उसको अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, एक सीरियस इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है। मुझे उम्मीद है कि आज इस पर डिस्कशन होगी। यकीनी तौर पे जो आज इस पर जो है वो डिस्कशन होगी, क्योंकि सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि सिंध पाकिस्तान गैस जो है वो पाकिस्तान के पास अपनी है, उसके बावजूद जो है वो सिंध को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो गैस नहीं मिल पा रही। मुकर्रर वक्त के अलावा भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सामना होता है। जैसे कि आज तहरीक अल्तवा पर जो है वो इनकी जो वो बहस की जाएगी हीर सोहा की, और ये उम्मीद करती हैं कि उस पर जो है वो कोई ना कोई एक्शन के बाद जो है वो रद्द अमल भी देखा जाएगा। जी, खबर की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं
कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,662 की सतह पर ट्रेड जारी है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का तेजी पर इख्तिताम हुआ है। हर इंडेक्स में 1,625 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि इंडेक्स 1,15,662 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में पहले सेशन के इख्तिताम पर इस वक्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। आज आखिरी हफ्ता है कारोबारी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का तेजी पर इख्तिताम हुआ है। तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 100 इंडेक्स में 1,625 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,625 पॉइंट्स पर इख्तिताम हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में पहले सेशन का इख्तिताम की बात करें तो तेजी पर इख्तिताम हुआ है। तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ अयाज राना मौजूद है। अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इस वक्त मार्केट का पहला सेशन जो है वो उसका अख्ताम हुआ। सुबह से मार्केट में देख रहे हैं एक तेज़ी का तसलसल जो है वो बरकरार है। मार्केट में अब 1625 पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं मार्केट ने आज अख्ताम किया। मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्यों इतनी ज़्यादा इस वक्त देख रहे हैं कि बाइंग नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सईद खालिद साहब, उन्हीं से जान लेते हैं। सईद भाई, ज़बरदस्त तेज़ी है मार्केट की, क्या वजूहत बनी? जी बहुत शुक्रिया अयाज, मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। अच्छा, देखने में ये आया कि ड्यूरिंग द डे हमने अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह से ही जो है मार्केट में थोड़ी तेज़ी सी, उसकी 2-3-4 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो मार्केट के अंदर थोड़ी पिछले हफ्ते थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी, उसमें लोगों ने जो है वहाँ से जो है 1,08,000 1,09,000 पे आके मार्केट में दोबारा से बाइंग सेंटिमेंट डेवलप हुआ था, तो उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद जो है कुछ हमने देखा है कि अभी रिसेंटली कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दोबारा से रिकवर हुई है मार्केट के अंदर, तो उसकी भी कुछ जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में हमें तेज़ी देखने में मिल रही है। आज सुबह से हमने ये देख रहे थे कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली आपके फर्टिलाइज़र है, सीमेंट्स हैं और इस तरह से आपका जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर है, तो उसमें जो है आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि क्वार्टर एंड हुआ है दिसंबर का और उनके नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। जो एनालिस्ट और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके नंबर्स काफ़ी, अर्निंग्स जो है काफ़ी इंप्रूव नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो है थोड़े से इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में थोड़े से बुलिश हैं और मार्केट जो है अपना अपसाइड पोटेंशियल जो है उसने मोमेंटम जो है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो अभी मार्केट में यही देखने को मिल रहा है कि आने वाले वक्तों में थोड़ी सी मार्केट जो है वापस थोड़ी 1,18,000 वगैरह की तरफ दोबारा से हमें नजर आएगी। भाई, क्या दूसरा सेशन कैसा एक्सपेक्ट है रहा है कि यही तसलसल रहेगा या इसके बाद मार्केट में दोबारा प्रेशर आ सकता है जब मार्केट ज़्यादा तेज़ हो जाती है? नहीं, देखिए अभी आज के दिन में कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं सो फार जिसमें हम ये कहें कि जो है देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग नेगेटिव फॉर द मार्केट, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो मार्केट में मोमेंटम मेरे हिसाब से मेंटेन रहेगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है 2,000-2,500 पॉइंट्स भी मैनेज कर ले, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें आप जो है ये कहें कि मार्केट कोई नेगेटिविटी ले सकती है। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट? देखिए मार्केट में जो कंसेंसस डेवलप हुआ है इस टाइम वो 150 से 200 बिप्स का है। 11% के करीब लोग इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं कि नीचे तक आ जाएगा 11% तक, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ चुका है। इस महीने का इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन कुछ इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं 2.25 से लेके और जो है 2.5%, और जो है हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 2.90 से लेके 3% तक इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। देखिए वो बात वही है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान में अभी काफ़ी पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो 2-3-4 चीज़ों को लेके आप मार्केट में नेगेटिविटी को जो है पिच नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें जो है एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, तो उसकी वजह से आप मार्केट में अच्छा ही इंस्टांस देखेंगे। जैसे कि हमें सईद खालिद साहब जो कि खुद रिसर्च हेड करते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की सिक्योरिटीज़ के अंदर, उनका यही बताना है कि मार्केट जो है इस वक्त कोई भी इस तरह के माशी लिहाज से भी जो 26 तारीख को होने वाली यानी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशन जो है 200 से बेसिस पॉइंट की कमी की जो है मुतवक्के है। और महंगाई की शरह भी जिस तरह वो बता रहे हैं कि जहाँ से जो इसकी फिगर्स आ रहे हैं वो मज़ीद और नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है उसको यकीनन आने वाले दिनों में, हालांकि जो रोल ओवर वीक होगा, लेकिन मार्केट में आज भी हम समझ रहे थे कि मार्केट क्योंकि प्रेशर में हो सकती है, लेकिन मार्केट ने आज भी उसके बरक्स काम किया। और मार्केट में जहां हम देख रहे हैं फॉरेन बायर्स मौजूद हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी बाइंग नज़र आ रही है, खास करके म्यूचुअल फंड्स की जानिब से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वो तेज़ी से स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट का पहला सेशन जो है वो एक अच्छे बुलिश ट्रेंड के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी ठीक है, स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का तेजी पर इख्तिताम हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना।
पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली के लिए सामान की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग पर इन्हिसार पर इजहार हैरानगी। कहा, कराची सूबाई और वफाकी टैक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा देता है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से शहर की तरक्की पर खर्च की जाने वाली रकम की तफसीलात भी तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली, बताइएगा। बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में पार्क और खेल के मैदानों की बहाली के लिए सामान की खरीदारी के से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने पार्क और खेल के मैदानों की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी फंड पर इन्हिसार पर इजहार बरहमी किया और हैरानगी का भी इजहार किया। अदालत ने रिमार्क की कि कराची सूबाई और वफाकी टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सा देता है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से शहर की तरक्की पर खर्च की जाने वाली रकम की तफसीलात तलब कर ली, जबकि इसमें जो दरख्वास्त वकील हैं क्लिप के, उनका मौक़िफ़ है कि तमाम खरीदारी शफाफ तरीके से की गई है। सामान की खरीदारी आलमी प्रोक्योरमेंट के ज़वाबित के तहत की गई है, जबकि मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक की फंडिंग मौसूल हुई है। अदालत ने रिमार्क किया कि पार्क और खेल के मैदानों की बेहतरी के लिए सरकार को बैनुल-अक़वामी फंड पर इन्हिसार करना हैरान कुन है। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान शहर से वसूल करदा टैक्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। शहर से वसूल किया गया टैक्स और ड्यूटी की रकम और उसके डॉलर में तब्दील करके बताया जाए। अदालत ने यह भी रिमार्क की कि ये भी बताया जाए कि वफाक के टैक्स से वसूली में कराची का कितना फीसद जो है हिस्सा बनता है, जबकि अदालत ने सूबाई हुकूमत से भी गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान शहर से जमा करदा टैक्स और ड्यूटी की तफसील तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क की कि बताया जाए सूबाई हुकूमत के टैक्स बेस में कराची का कितना फीसद है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने यह भी बताया कि शहर की तमीर और तरक्की के लिए कितनी रकम खर्च की जा चुकी है। जी मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नई भर्तियों के लिए उम्र की हद 30 साल मुकर्रर। महकमा स्कूल तालीम ने असासा की नई भर्तियों के लिए उम्र का तयन कर दिया। उम्र की हद 28 बरस से बढ़ाकर 30 बरस कर दी गई। महकमा स्कूल तालीम ने मुरासला जारी कर दिया। दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे असाद नूरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीमी असातिज़ा की नई भर्तियों के लिए उम्र की हद 30 साल मुकर्रर कर दी है, जो कि 28 बरस थी, उसमें 2 साल का इजाफा कर दिया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा अभी जारी कर दिया, जिसके तहत उम्र की हद में रियायत जो है वो मशरूत होने पर दी गई है। अब जो है मुलाजमत के ख्वाहिशमंद वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 28 साल से ज़ायद है, यानी ज़्यादा है, 29 या 30 वर्ष, वो दरख्वास्तें महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन जनरल में जमा कराएंगे, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम उनकी स्कूलिंग करेगा। स्कूलिंग करने के बाद उनको डिक्लेरेशन यानी इजाज़तनामा दिया जाएगा, जिसके तहत मुलाजमत के उम्मीदवार जो है उनको पास करार दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जी, नई भर्तियों के लिए उम्र की हद 30 साल मुकर्रर कर दी है। आज़ाद नूरी हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। एमफिल MS करना है, अभी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एमफिल MS प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। जी हाँ, एमफिल MS करना है, अभी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। इस हवाले से तफसीलात मज़ीद जान लेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एमफिल और MS प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। उर्दू यूनिवर्सिटी ने शोबे अबलाग आमा में एमफिल और MS प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में बैनल शोबे जाती और तहकीकी मुकाला और वो प्रोजेक्ट के जरिए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जबकि माशियात, सियासियात, शहरियत, इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पब्लिक पॉलिसी, नफ्सियात, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पॉपुलेशन, जेंडर स्टडीज समेत लाइब्रेरी साइंस, सहाफत और मीडिया में BS की सनत रखने वाले तलबा जो हैं दाखिले के अहल होंगे, जबकि दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर एडमिशन उर्दू यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है। जी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप ज़ुबैर। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के वफ़द की सूबाई मोहतसिब के दफ्तर आमद। वफ़द की सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुलाकात हुई है। मुलाकात में एडवाइज़र सूबाई मोहतसिब रजिस्ट्रार मसूद इशरत भी मौजूद थे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ ही मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा इस हवाले से भी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के वफ़द की सूबाई मोहतसिब के दफ्तर आमद हुई है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के वफ़द ने सूबाई मोहतसिब सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत से मुलाकात की है। सुहेल राजपूत से भी मुलाकात
की है और सूबाई मुतसिब सिंध में एम्बेसडर से भी जो है उसकी हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में एडवाइजर सूबाई मुतसिब रिहाना जी अली मेमन, रजिस्ट्रार मसूद इशरत, उमर फारूक मौजूद रहे, जबकि मोहम्मद सोहेल राजपूत ने सुपरा को सूबाई मुतसिब दफ्तर के एग्राज व मकवासिद के से मुतल्लिक आगाह किया। मुंतखब जो सफीन हैं सूबाई मुतसिब दफ्तर से मुतल्लिक अवामी आगाही पर अपना किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद सोहेल राजपूत के इस मौके पर कहना था कि जबकि तलबा हमारा राष्ट्र मुस्तकबिल है, जो कि आज सीखेंगे वो कल उनके काम आएगा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी। तलबा सूबाई मुतसिब के मुख्तलिफ दफातर का दौरा भी उनको करवाया गया, जबकि मुंतखब सफीरों को तारुफी इसमात से भी नवाजा जाएगा। दीगर तालीमी इदारों में भी आगाही सेशंस मुनक्किद करके एम्बेसडर्स मुंतखब किए जाएंगे। मोहम्मद सोहेल राजपूत का इस मौके पर ये कहना था। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 2 से 3% कमी की जाए। बिजनेसमैनों ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन कहते हैं कि बिजली की कीमत में फौरी कमी का ऐलान किया जाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। जी देखा जाए, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जहां महंगाई की रफ्तार कम हुई तो शरह सूद में कम हो, साथ ही बिजली की कीमत में भी फौरी कमी की जाए। ये क्या मुतालबा है जानते हैं। और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं 27 को मॉनेटरी पॉलिसी? देखें, 27 मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब भी इन्फ्लेशन का रेट होता है तो जो सूद का रेट होता है उससे हमेशा उसका आपस में कंपेरिजन होता है और उसी के हिसाब से जो होता है बैंक का सूद दिया जाता है। जैसे पिछले दिनों इन्फ्लेशन आ गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो हमारा सूद भी ऊपर चला गया था, 22% 23% तक चला गया था। अब इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 4% तक आ गया है। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने जहन में जो आगे की फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, जो आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 4% पे आ गया तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त के अंदर जो सूद की शरह होगी वो 7 से 8% पे आ जानी चाहिए। तो अच्छी बात है कि इन्होंने कम करा है और करने के बाद 22-25 से लेके 12-13% लेके आ गए। लेकिन अब जो हम समझते हैं जो हमारे साथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब इन्फ्लेशन का रेट 4% आए तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ तो किरदार सनतों का ही होगा, हम कारोबारी लोगों का होगा, हम एक्सपोर्टर्स का होगा। जब हम उसको अपनी मेहनत करके जब उसको 4% पे लेके आए तो मैं समझता हूँ कि हम अब ये डिजर्व करते हैं कि जो सूद अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी चाहिए वो डिजास्टर एकदम से डाउन करके और उनको सिंगल डिजिट में कम से कम इमीडिएटली लेके आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी जितनी भी हमारे जो मसाइल थे, जितने प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट गिरी हुई है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हम कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे, उनमें 2 चीजें जो थी वो मेन थी। एक आपका ये था अपना सूद का रेट था और दूसरा आपका बिजली का रेट था। जिन मुल्कों के साथ हमारा कंपटीशन है, जैसे अगर हमारी अपनी एक्सपोर्ट जो है वो इंग्लैंड और कनाडा है, वहाँ पे हमारे कंपटीटर जो है वो चाइना भी है, हमारा कंपटीटर टर्की भी है, हमारा कंपटीटर कंबोडिया, वियतनाम और इंडिया भी है। इन तमाम जगहों पे जिस रेट पे बिजली मिल रही है, हमारे पास जो बिजली है उससे 4 टाइम ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो हम अगर बिजली महंगी दे के अगर कि इलेक्ट्रिक उससे कमा रही है, कि इलेक्ट्रिक अपना फ्रोज कर रही है, लेकिन उससे जो मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है, जो मुल्क के एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो डॉलर के डेफिसिट का मसाइल आ रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर एक थिंक टैंक बैठे और उसके ऊपर देखें तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये बिजली के रेट को भी लेके आ जाएं जो मुनासिब हो, और कम से कम बिजली का रेट मैं समझता हूं कि इस वक्त 30 से 40% करेक्शन की गुंजाइश है, क्योंकि जितने IBP से जिनकी वजह से हमारी बिजली के रेट थे वो तो सारे बंद कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बिजली का रेट कम आ जाए और सूद भी कम आ जाए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आइंदा 2 साल के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट है वो डबल हो सकती है। जी, जैसे कि आपने सुना है, मुतालबा किया है, कहा है कि जैसे कि महंगी की रफ्तार कम हुई है तो अब शरह सूद जो है सिंगल डिजिट में लाई जाए। साथ ही ये बड़ा मुतालबा किया है कि अब जैसे IPPs बंद हो गए तो बिजली की कीमत में बड़ी कमी की जाए। शहर में मार्केट्स ताखिर से खुलने का रुझान बरकरार है। बड़ी मार्केट्स के बाद छोटे बाजार भी देर से खुलने लगे। ताजरों ने लॉ एंड ऑर्डर और लोड शेडिंग को वजह करार दे दिया। तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मार्केटें देर से खुलने का रुझान बरकरार है। पहले तो ये देखते थे कि शहर की जो बड़ी मार्केट है वो 2-2:30 बजे के बाद खुलती थी, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर आ पहुँची है कि जो शहर की छोटी मार्केटें हैं, जिसमें आलमबाग फर्नीचर मार्केट है, रंचो लाइन है, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की हैं, इसके अलावा दीगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ भी छोटी मार्केट हैं। वहाँ भी अब ये रुझान है कि जो मार्केट सुबह 10 बजे खुलती थी वो अब दिन 12 बजे के बाद खुलने लगी है। मामला क्या है,
मेरे साथ इस्माइल लालपुरिया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इस्माइल भाई बताइएगा। देखिए कराची का रहन सहन जो है वो तकरीबन तब्दील हो चुका है। हालांकि बहुत सारी मार्केटें सुबह 9 बजे तक खुल जाती थी, बहुत जो पोश एरियाज थे वो 10-11 बजे खुल जाते थे। अब छोटी मार्केटें भी जो हैं वो 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ही खुलना शुरू होती हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी वजह रात देर तक जागना, जो होटल्स खुले हुए हैं, जो शादी हॉल हैं रात देर तक जो चल रहे होते हैं वो भी वजूहत है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि सुबह आप जल्दी खुल रही थी तो लोग लूट रहे थे, मतलब ये वजूहत आ रही हैं, इस वजह से जो है वो मार्केटें देर से खुलती है। हुकूमत क्या तजावीज़ पेश कर रहे हैं? देखिए हुकूमत को तजवीज़ ये है कि शादी हॉल और जितने होटल्स जो रात देर तक खुल रहे हैं, जो पूरी पूरी रात खुल रहे हैं, उन पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। 12 बजे तक होटल बंद हो जाने चाहिए और सुबह के टाइम पे जो है वो थोड़े गश्त पुलिस का बढ़ जाना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। जी हाँ, कोविड के अंदर में ये हुआ था और बड़ा अच्छा लगा था कि इसमें हम अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दे सक रहे थे और मार्केट इसमें लाइट की भी बचत है हमारी। जितने जल्दी खुलेगी दुकान तो रात को जल्दी बंद हो जाएगी। तजावीज़ दे रहे हैं, कहते हैं कि इस पर एसोसिएशंस को भी अमल करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी काफ़ी तशवीशनाक है, जिसकी वजह से छोटी मार्केटें जो जल्दी खुलती थी वो भी अब देर से खुलने लगी हैं। जी, शहर कायद में पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानियों ने मुर्गी की कीमतों को आसमानों पर पहुंचा दिया है। गोश्त सरकारी कीमत 650 की बजाय रिटेल में 750 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी सरकारी कीमत 420 की बजाय रिटेल में 500 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। मुर्गी के गोश्त पर सरकारी कीमतों के मुकाबले में इजाफी 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मुर्गी किस कीमत पर फरोख्त की जा रही है, जानते हैं वसीम इफ्ताखार से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में हम देख रहे हैं कि मुर्गी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस अगर बात करें गोश्त की तो रिटेल की सतह पर मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी जो है तकरीबन 490 रुपये और 500 रुपये किलो तक में फरोख्त जा रही है। जबकि गोश्त की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गोश्त है वो तकरीबन 740-750 रुपये किलो तक में फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम सरकारी कीमतों की बात करें तो गोश्त का सरकारी रेट 650 रुपये किलो है और जिंदा मुर्गी का सरकारी रेट 420 रुपये किलो है। लेकिन इसके बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ और मनमानी रेट्स पर मुर्गी फरोख्त की जा रही है। जबकि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी मनमानियाँ हैं। उन्होंने जो है तलब और रसद को जवाज़ बनाकर सप्लाई कम की हुई है और चूँकि मौसम सरमा में हम देखते हैं कि तकरीबात बिल्कुल तो शादियों का सीज़न होता है तो उसमें भी जो है वो तलब बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई जो है वो पोल्ट्री फार्मर्स की जानिब से कम की जा रही है। जिसकी वजह से मुर्गी की जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पर पड़ा है और शहरियों का कहना है कि 750 रुपये किलो तक जो गोश्त है वो ख़रीदना उनके लिए मुहाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो अनासर जो कि मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सबब बने हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि सस्ते दामों ना सिर्फ मुर्गी बल्कि दीगर ज़रूरत की अशिया भी जो है वो मैसर हो सके। जी, तजावुज़ात ख़त्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद मुतहरिक हो गए। KMC और पुलिस की मदद से ऑरेंज लाइन बस टर्मिनल के इतराफ़ कार्रवाई की और ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात का सफाया कर दिया। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डॉक्टर अदीब रिजवी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि संगम है नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद टाउन का इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये इशारा जो कि शेरशाह सूरी रोड को मिलाती है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से। और यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस भी कायम है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और दीगर कमर्शियल एक्टिविटी। इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन बस प्रोजेक्ट का भी जो स्टॉप है यहाँ पर मौजूद है। आवाम की शदीद आमदोरफ्त ये जो है यहाँ पर रहती है। बेइंतहा मसरूफ़ रोड है जहाँ तजावीज़ात की भरमार थी और ख़ास तौर पे इसकी जो ग्रीन बेल्ट हैं उस पर तजावीज़ात की भरमार थी, जिसके खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद कुरैशी की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्यों ख्याल आया आपको यहाँ तजावीज़ात का? कमिश्नर कराची की डायरेक्शन है हमें कि अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिकेटर कमिश्नर कराची ने हमें ये टास्क दिया था कि वो एरियाज़ जहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन है उन एरियाज़ को आप क्लियर करें ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल किया जा सके। तो हमने आइडेंटिफाई की इस जगह को, इस जगह के ऊपर आके फिर हमने रेकी करी। हमने देखा कि यहाँ पे वाकई ट्रैफिक की कंजेशन है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अर्बन गवर्नेंस को बेटर बनाने के लिए इस रोड को, ग्रीन सर्विस रोड को बेहतर बनाने के लिए इसकी इंक्रोचमेंट का खात्मा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज हमने ये ऑपरेशन प्लान किया था और इस ऑपरेशन को अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल ज़्यादा हमको दिखाई दे रहे हैं। लैंड यूटिलाइजेशन के हवाले से टाउन हुकूमतें जो हैं वो चालान जारी कर रही हैं, तो आप नहीं समझते कि आपकी जो सारी मेहनत है उस पर पानी फिर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए?
DC सेंट्रल दाहा सलीम साहब की जानिब से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैं तमाम टाउन्स को कि कोई भी लैंड यूटिलाइजेशन का, एक्स्ट्रा लैंड का कोई भी चलान इशू नहीं किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक्स्ट्रा लैंड का कोई भी चलान हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इशू नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर कोई काली भेड़ की जानिब से कोई फेक चलान अगर मंजर आम पे आता है तो फिर हम उनके ऊपर FIR ज़रूर लॉन्च करवाएंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा साथ में कि ये कार्रवाई आपने यहाँ पर की है, मज़ीद इसको कोई एक्सटेंड करना है क्या? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है इसका दायरा कार हम पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद तक एक्सटेंड करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जहाँ पे भी ट्रैफिक कंजेशन मौजूद है उसका हम खात्मा यकीनी बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो। बिल्कुल, उमैर अहमद कह रहे थे कि जहाँ जहाँ तजाविज़ात होंगी, आमदोरफ्त में प्रॉब्लम होगी, लोगों को गाड़ियों को चलने में प्रॉब्लम होगी, वहाँ तजाविज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। मेगा ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है और अब तक जो है वो काफ़ी तादाद में जो तजाविज़ात हैं वो ज़ब्त कर ली गई हैं, ताहम गिरफ्तारी इस वक्त तक कोई अमल में नहीं आई है। जी, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में खसरा के केसेस में इजाफा, माहिरीन सेहत ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। प्रोफेसर डॉक्टर इमानुल्लाह कहते हैं कि माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, इससे खसरे में कमी होगी। तफसीलात बताएंगे मीर कीरियो, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे खसरा की तो कराची में भी खसरा की वबा तेज़ी से फैल रही है। बहुत बड़ी तादाद खसरा के केसेस की रिपोर्ट हो रही है, ख़ासतौर पर बच्चे जो मुतासर होकर सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि खसरा की वबा तेज़ी से फैल रही है, ख़ासतौर पर कराची की बात की जाए, क्या तादाद है इस बीमारी की, कैसे बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि खसरे के केसेस जो हैं वो ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में बढ़ रहे हैं और अभी भी इनके जो है वो हमारी हर इमरजेंसी में इनके केसेस जो आ रहे हैं, हर यूनिट में, हर वार्ड्स में, सिविल हॉस्पिटल कराची में और उनके अलावा प्राइवेट सेटअप्स में कराची में या इंटीरियर में भी खसरे के केस बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस साल जो है बाकी सालों के मुकाबले में केसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। देखो, जब हमारे एडमिशन्स होते हैं तो जहाँ क्योंकि रेफ़र ये टर्शरी सेटअप है तो हमारे पास एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी हर इमरजेंसी में 3 से 4 बच्चे जो हैं, 2, 3, 4 बच्चे जो रोज़ाना सिविल में जो है वो दाखिल हो रहे हैं खसरे के। वो खसरे के केसेस जो हमारे पास दाखिल होते हैं वो वही केसेस होते हैं जो खसरे के ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जिनमें नमूनिया ज़्यादा होता है या मोशन डायरिया के केसेस हो जाते हैं या उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वही एडमिशन के लिए आते हैं। बाकी जो सिर्फ खसरे के साथ बच्चे होते हैं वो तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन खसरे के केसेस ज़रूर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों को माँओं को चाहिए कि इन बच्चों को जो है दूध पिलाएं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें जो है खसरे की वबा के असरात जो हैं वो कम होते हैं या CVT जो बीमारी की वो कम होती है। देखिए जी, बिल्कुल आपने प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल की बातें सुनी। उनका कहना था कि खसरा की वबा तेज़ी से फैल रही है, उसकी एहतियाती तदाबीर भी उन्होंने बताई और करीबी जो सेंटर्स बनाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, उनसे रुजू करके बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगवा कर इस वबा से फौरी तौर पर निजात हासिल करें। जी।